हेलो दोस्तों, अवय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करूंगा। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है आदिकाल। मुख्य टॉपिक है आदिकाल। हिंदी भाषा को कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवध हिंदी का नाम दिया है। वास्तविकता यह है कि वह हिंदी भाषा है जिसे उत्तर अपभ्रंश या अवध नाम देना भ्रम उत्पन्न करना जैसा है। हिंदी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवध हिंदी नाम दिया है। वास्तविकता यह है कि वह हिंदी भाषा है, इसे उत्तर अपभ्रंश या अवध नाम देना भ्रम उत्पन्न करना जैसा है। एक इतिहासकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने कहा है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इसी आधार पर आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं के इतिहास में स्थान दिया है। राहुल शंकरत्यायन जी ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इसी मत को स्वीकार किया है। इसी क्रम में श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद भी अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं मानते हैं। आगे डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ट कहा है। क्या कहा? अवहट्ट। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ट कहा है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे अगर आपसे कहें हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपका कथन होगा हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राहुल शंकरत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईसा में सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है। डॉक्टर राहुल शंकरत्यायन ने सरहपाद को माना है। यही आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य का विकास सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से वक्तकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। वक्तकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जिसके प्रथम कवि कबीरदास माने जाते हैं। किसके? वक्तकालीन संत साहित्य के कवि प्रथम कवि कबीरदास को कहा जाता है। नोट: सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्यों? शिव सिंह सेंगर ने पुंड कवि को माना है या पुष्य कवि को माना है, लेकिन राहुल शंकरत्यायन जी ने सरहपाद को माना है और यही हमारे हिंदी साहित्य में
सर्वमान्य है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर पुंड कवि को मानते या पुष्प कवि को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर राहुल संकृत्यायन ने जो सरहपाद को माना है, वास्तविक वही आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। अब कवि तो हमारा सरहपाद हो गया, उसके बाद प्रथम रचना आदिकाल की क्या होगी? तो आप कहोगे अगर सरहपाद हिंदी का प्रथम कवि है तो रचना भी सरहपाद की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम कवि सरहपाद की जो रचनाएं मिली हैं वे सभी मुक्तक हैं, अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राहुल संकृत्यायन जी ने सरहपाद का समय जो है 769 ईस्वी माना है। डॉक्टर विनय तोष ने भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय 633 ईस्वी माना है। आचार्य देवसेन जो जैन आचार्य थे, कृत यानी कि जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को लिया जा सकता है। इसमें सरहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। इस ग्रंथ में 250 दोहे हैं। श्रावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ धर्म वर्णन का केंद्र है। साहित्य तत्वों का अभाव नहीं है, अतः इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में श्रावकाचार्य हिंदी का प्रथम रचना मानी गई है। जैसे हिंदी का प्रथम कवि आदिकाल का प्रथम कवि सरहपाद है और आदिकाल की प्रथम रचना श्रावकाचार्य को लिया जाता है। अगला पॉइंट है सीमांकन। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के अपभ्रंश की सीमा 18वीं शताब्दी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। कितनी निश्चित हो जाती है? 769 ईस्वी। इस मत का समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, चंद्रधर्मा गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद, राम कुमार वर्मा आदि विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। कुछ विद्वान हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों में मानते हैं। इन विद्वानों का जो नेतृत्व करता है वो रामचंद्र शुक्ल जी है। इस मत से मंजू और भोज का समय 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा कहा है। जिन 12 कृतियों के आधार पर वीर गाथा का काल का नामकरण किया गया है, उनमें भी 4 साहित्य कृतियां अपभ्रंश की बताते हैं। इससे ये सिद्ध होता है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगर आपसे कहे हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है, तो सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने 1389 मानी है और रामचंद्र शुक्ल ने 1318 मानी है। रामशंकर शुक्ल रसाल ने 1343 ईस्वी मानी है, किंतु राम कुमार वर्मा जी ने शुक्ल की तिथि को ही सहमत हैं, जो कि 1318 है। इसका नामकरण, आदिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय
993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। वीर गाथाओं की रचना के आधार पर मानकर चले हैं। 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना जाता है। वीर गाथा प्रवृत्ति अस्वीकार हो गई। जो वीर गाथा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था 12 कृतियों के आधार पर, वो अमान हो गई। अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीर गाथा काल उचित नहीं है। आदिकाल के लेखक, आदिकाल के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने आदिकाल को किन किन नामों से संबोधित किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। डॉक्टर रसाल ने भी आदिकाल कहा है। राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। उसके बाद एक और आता है बीज बपन काल। कौन आता है? बीज बपन काल। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन जी का हो गया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। आधार काल कौन सा? एक है आधार काल। आधार काल आधार काल सुमन राजे ने किसने दिया? संधि एवं चारण काल महत्वपूर्ण ये भी है। संधि एवं चारण काल एवं चारण किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक, ये जो अलग से पॉइंट लिखा है इनको लिख लेना सभी लोग। आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान गारसा द तासी ने इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के 738 कवियों का उल्लेख व्रत संग्रह, लेकिन नामकरण का और ध्यान नहीं दिया। यानी गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ था इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के 738 कवियों का उल्लेख व्रत संग्रह किया है, लेकिन नामकरण और उनका ध्यान नहीं दिया है। सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में प्रस्तुत किया है, जिसमें अकारादि क्रम पाया जाता है। ये भी कौन सा क्रम पाया जाता है? अकारादि क्रम। और अंतिम पॉइंट, इस काल का नाम आदिकाल सबसे ही उपयुक्त और सर्वव्यापक है। आदिकाल जो नाम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आज हमारा आदिकाल का नामकरण का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।